मूल निवास की महारैली अब कोटद्वार पहुंच चुकी है, जहां टिहरी के बाद अब कोटद्वार, जो गढ़वाल का द्वार भी कहा जाता है, वहां पर मूल निवास की महारैली इस समय हो रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अंतिम जो पड़ाव पर ये महारैली है, इससे पहले भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे। अंतिम दौर पे चल रहा है, इतने क्षण में यहाँ पर रैली है। पर वही जो आवाजें टिहरी में थी, कोटद्वार में भी कुछ ऐसी आवाजें सुनने को मिली हैं। यहाँ पर कोटद्वार से काफी लोग हैं, काफी संख्या में यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ तमाम। और लखेड़ा जी, थोड़ा सा आपसे भी मैं बात करना चाहूंगा। लखेड़ा जी हैं जो लंबे समय से कई मामलों पर, मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मामला जल जीवन मिशन का है, जिसको लेकर बड़े संगीन आरोप, इसको लेकर एक पूरा स्टिंग किया गया था लखेड़ा जी द्वारा। पर मूल निवास और भू कानून से शुरुआत करूंगा लखेड़ा जी। ये जल जीवन मिशन से भी जुड़ता है, क्योंकि बात होगी ठेकेदारों की और वहां की। ये इससे मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा, कितना जरूरी है पहाड़ों में काम के लिए मूल निवास, भू कानून कितना जरूरी? देखिए, आज कोटद्वार में भू कानून स्वाभिमान महारैली का एक आयोजन किया गया था और बहुत बड़ा जन सैलाब इस समर्थन में आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पहाड़ी को अंदर से ये पीड़ा है कि जो मूल निवास 1950, जो कि कहीं ना कहीं एक संवैधानिक हक हमारा है और अन्य राज्यों में भी ये लागू है, तो क्यों हम उत्तराखंडियों के साथ सरकार इस तरीके से अन्याय कर रही है कि जो बाहर से जो आया हुआ है वो भी स्थायी निवासी और हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रह रही है हम भी स्थायी निवासी। तो सबसे पहली मांग हमारी यही है कि मूल निवास 1950 जो कि हमारा अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। दूसरा, भू कानून की बात इसलिए की जा रही है कि जो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जो मूल संस्कृति है वो हमारे पहाड़ों से ही जुड़ी हुई है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार पहाड़ों को धड़ल्ले से बाहर के भू माफिया खरीद रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अब इसमें तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि स्थायी निवास में क्या हो रहा है आज के टाइम पे, कि उत्तराखंड में स्थायी निवास बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अन्य राज्यों के जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो यहाँ पर पैसे के दम पे स्थायी निवास भी बना रहे हैं और साथ ही साथ में नौकरी भी पा रहे हैं। बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा पिछले साल बेरोजगार संघ ने कितना बड़ा आंदोलन किया था, वो अभी पवार जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, और कितने बड़े बड़े घोटाले हर डिपार्टमेंट में निकले। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्हीं घोटालों की वजह से जो मूल निवासी है वो नौकरी से वंचित है और बाहर के जो निवासी हैं वो स्थायी निवास बनाकर जुगाड़ तुगाड़ करके पैसे वैसे खिला के यहाँ पर नौकरी में आ रहे हैं। और जो एक नौकरी के अंदर जो एक पूरा सिस्टम चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि जो जोड़ तोड़ करके यहाँ पर नौकरी में आया होगा आप उससे ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप जल जीवन मिशन में आप देख चुके हैं। आपने देखा होगा उसमें जितने भी नीचे से लेकर और ऊपर तक की जो पूरी लॉबी है, उसमें कोई भी एक मूल निवासी यहाँ का नहीं था। बिल्कुल, और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और जो भी स्टिंग ऑपरेशन में आपको दिखाया गया था, और उसके बावजूद भी आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लखेड़ा जी, मैं एक आपने कहा कि मूल निवासी उसमें नहीं था। नेता यहाँ के मूल निवासी हैं, विधायक यहाँ के मूल निवासी हैं, मंत्री यहाँ के मूल निवासी हैं। एक भी व्यक्ति जल जीवन मिशन को लेकर नहीं बोला। सत्ताधारी दल की मैं बात करूं तो एक भी विधायक जिसने हिम्मत की हो। मैं जरूर एक बात कहूंगा, पुरोला से जो विधायक आते हैं दुर्गेश लाल, उन्होंने मुझे संपर्क किया, उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, मैं उनसे जरूर एक बात उन्होंने जो कही थी, उसके अलावा कोई भी एक भी विधायक ऐसा नहीं था जिसने लखेड़ा जी की बातों का संज्ञान लिया हो। अधिकारी की तो छोड़िए, पर नेता ने भी नहीं बोला। इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष हितू खंडूरी जी, जो कि कोटद्वार से विधायक भी हैं, उनके पास बकायदा शिकायत लेके गया था। उनको बकायदा मैंने वीडियो दिखाया था। हमारे पौड़ी के माननीय सांसद तीरथ सिंह रावत जी के पास में गया था, बकायदा उन्होंने एक लेटर भी जो है यहाँ से भेजा था एमडी को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहाँ तक बात रही इन नेताओं की, तो ये राष्ट्रीय दल है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड को बर्बाद करने में इन राष्ट्रीय दलों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है वो राष्ट्रवाद की बात तो करती है, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय संस्कृति है उस पे ना तो हमारे नेता ध्यान दे रहे हैं और ना ही केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने राष्ट्रवाद तो जगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संस्कृतियों को बर्बाद करने में भी बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस हिसाब से हमारे नेता इतने लापरवाह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और हमारे किसी भी मुद्दे को, चाहे वो सांस्कृतिक मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अन्य जो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, किसी चीज का भी मुद्दा हो, हमारे नेताओं को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आज मोदी जी का नाम इतना बड़ा है कि यहाँ से गधे खच्चर भी खड़े होंगे मोदी जी के नाम पे तो वो भी जीत जाएंगे, और वही चीज हो रही है। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की कि राष्ट्रवाद। हमारे साथ दिल्ली से भी
पहुंचे और हमेशा रुड़की से और हमेशा लगातार हर कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं मूल निवास की मांग को लेकर, भू कानून की मांग को लेकर। पर सर अभी यूसीसी आ गया है, ना भू कानून पे बात हुई, कमेटी और हाई पावर जो भी तमाम कमेटियां बना दी गई हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? यूसीसी जरूरी था, भू कानून जरूरी था, मूल निवास प्रमाण पत्र की जो बात हुई वो जरूरी था, ये आप इंसान आम जनता इसको कैसे देखती है? देखिए वो गलत है। यूसीसी तो पहले भी था यहाँ पे। जो शादियां होती हैं 18 साल में लड़की की और लड़के की 21 साल में। और जो मूल निवास और भू कानून इसलिए जरूरी था, वो उत्तराखंड के नौनिहालों को और भविष्य उससे उत्तराखंड का तय करता है। आज ये 24 वर्षों में हमारी ये हालत आ गई कि दोबारा हमें मैदान में संघर्ष में उतरना पड़ा। अब ये मूल निवास ना होने के कारण ही तो ये सब हुआ है। जब उत्तराखंड की जमीनों में रात को 2 बजे आप हरिद्वार में देखें, किसी पर्वतीय समाज के किसी लोगों ने 9 बीघे की किसी की जमीन है, रात को 2 बजे चूना डाल करके और वो बाउंड्री भर के जमीनें बेची जा रही हैं। मूल निवास इसलिए जरूरी है कि 700 लोग जब एम्स के अंदर लगते हैं राजस्थान के एक ही स्टेट के, और उत्तराखंड के लोगों की अनदेखी की जाती है, तो हमें लगता है हमारे साथ में क्या हुआ। आप देखें, चाहे पंत यूनिवर्सिटी हो, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी हो, चाहे उत्तराखंड सदन हो, उत्तराखंड के जितने भी सरकारी संस्थान हो, सारे ही जगह में बाहर के लोग डोमिनेट कर रहे हैं। हमें हाशिए पे लिया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग कैपेबल नहीं हो, आप में एबिलिटी नहीं है। इस तरह का भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? क्या उनको नहीं पता कि उत्तराखंड के अभी 26 बड़े पदों में उत्तराखंड के लोग हैं? चाहे योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हो, आपके अजीत डोभाल जी जो एनएसए के सलाहकार हैं, और अजय भट्ट जी जो राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्री भारत सरकार की है, और आपके सीडीएस आपके रहे, सीडीएस रावत रहे, अभी चौहान जी रहे। तो इस तरह का भ्रम कौन फैला रहा है? कौन चाहता है कि उत्तराखंडियों में एकता ना हो? ये इस तरह का एक भ्रम और एक राजनीति माफियाओं के द्वारा फैलाई जा रही है कि उत्तराखंड के लोगों में भ्रम हो, और इनमें भी सदा अफगानिस्तान की तरह गृह युद्ध होता रहे। कभी पौड़ी चमोली हो, कभी कुमाऊनी गढ़वाली हो, और कभी मैदानी पहाड़ी हो। और हमारे यहाँ के तो कुछ विधायक भी इस ढंग से उस राजनीति में कर रहे हैं। अभी जब से उत्तराखंड बना है, नए परिसीमन में हमारी पहले 8 सीटें कम हुई, फिर दोबारा से 6 सीटें कम हुई। आने वाले समय में ये होगा कि उत्तराखंड के अंदर तो कोई जो 13 डिस्ट्रिक्ट का है वो तो कोई चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगा, बाहर के लोग डोमिनेट करेंगे। जब आप कहते हैं कि पहला अधिकार पहला रोटी का हक यहाँ के लोगों का होगा, वो सिर्फ आप कहते हैं, करते नहीं है। और अगर ऐसा होता तो यहाँ के लोग आक्रोशित क्यों थे? आप दिल्ली में, देहरादून में, अलग देहरादून को छोड़ करके बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में। मैं सर, ये तो बड़ा लंबा चर्चा होगी। आप तो रुड़की में आते हैं, तराई क्षेत्र है, प्लेन्स और पहाड़ के बीच में खाई बांटने की काम चल रहा है। एक बयान आते हैं कि जो ये सारी चीजें चल रही है, इससे जो पहाड़ी है और जो प्लेन्स के लोग हैं वो अलग थलग इसमें नजर आते हैं। कहीं सोशल मीडिया में इससे भ्रम भी फैला। तो आप तो रुड़की जैसे शहर में रहते हैं, वहां पर कैसे देखते हैं कि लोगों का क्या नजरिया है इस पूरे देखने का? क्योंकि आपने कहा ना कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपस में लड़वाने का काम भी करते हैं, तो ये भी एक तरीके का मुद्दा बन गया जिसमें लड़वाने का एक खाई पैदा करी जा रही है पहाड़ और प्लेन्स की। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, चाहे हरिद्वार हो, खानपुर हमारी विधानसभा पड़ती है, सभी लोग उसके अंतर्गत आते हैं। उनका भी मूल निवास है भाई। मूल निवास 13 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के उत्तराखंड बना, उसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। पहाड़ी मैदानी नहीं, जो हुकूक अधिकार हमारे हैं वही मैदानी लोगों के। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्हें आप पहला अधिकार दो। आपने सिटकुल बनाया, पिटकुल बनाया, रुद्रपुर बनाया, हरिद्वार में बनाया, इंडस्ट्रियल लैंड बनाया, आपने तभी तो यही तो कहा था ना कि आपको पहला अधिकार मिलेगा, 80% आपको मिलेगा, मगर वो तो आपने किया नहीं ना। तो इस तरह का भ्रम फैला करके लोगों में सही बात नहीं है, और लोगों को देखना पड़ेगा। और लोगों की भी, मैदानी लोगों की भी समझ में आता है, उनको भी पता है कि हमारा पहला अधिकार है। मगर ये केवल क्योंकि नेशनल मीडिया में ये खबर गायब है। नेशनल मीडिया में अधिकार के क्षेत्र में अभी तक केवल आप जैसे अमित गोदियाल जी हो गए, 2-4 लोग जो इस बात को उठा रहे हैं ताकि लोगों में बात फैल रही है। और सबसे पहली बात है, जो सोशल मीडिया उसमें वीडियो में वो शेयर हो रहा है, और वो क्योंकि आजकल फेक मीडिया भी है, हमारी बात को तोड़ मोड़ के जितना उनको चाहिए उतना वो लेगा, और बाकी वो जो उस चीज को हटा देगा जो हम आगे की बोलना चाहते हैं। तो लोगों में भ्रम की स्थिति फैलाने के लिए एक सोशल मीडिया भी है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो कोई पढ़ा लिखा चाहिए नहीं, कोई डिग्री तो है नहीं उसकी, कहीं पे कोई भी खबर फैला दो। वो जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास, इस तरह का जन समर्थन होता है। हम लोग जन समूह से, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और लोगों तक वो पूरी बात फैलाते हैं। हमारी गढ़वाल सभा है, 64 साल से रुड़की रजिस्टर्ड गढ़वाल महासभा, कुमाऊनी सभा है। हम सभी जगह जाके ला करके बोलते हैं, देशियों में जाकर के जाते हैं, उनकी सैनिक
सैनी धर्मशाला है, जाट महासभा है, हम तमाम लोगों को बोलते हैं अधिकार आपका, वो भी मानते हैं। मगर ये कौन लोग फैला रहे हैं आपको भी पता, वो यही चाहते हैं। मैं दोबारा कहूंगा कि उत्तराखंड को रोहिला मुसलमान बनाया जाए, यहाँ के लोगों को कोई अधिकार ना रहे, ये लोग अपने आपस में लड़ते रहे, पहाड़ी कुमाऊनी करते रहे, और हम यहाँ पे जो है इनके जितने भी मूल जंगल जमीन जो भी इनकी है वो उस पर हम काबिज करें, है ना। विशेष आभार आपका। मैं प्रणव भाई पे आऊंगा। प्रणव भाई लगातार मुद्दे उठाते हैं और कई बार कई मुद्दों पर देखे भी हैं सड़कों पर। प्रणव भाई, बड़ा मुश्किल है ये समझना जो अभी प्रदेश में चल रहा है। एक तरफ रोजगार को लेकर लड़ाई, एक तरफ लड़ाई है भू कानून मूल निवास, उसी बीच यूसीसी का आना, उसके बाद विधानसभाओं में अलग अलग तरीके से सत्र को लेकर गैरसैंण में ठंड लगना। तो ये बड़ा हास्यपद बात मुझे लगती है। एक युवा जो है कैसे देखता है, उत्तराखंड में नेताओं को ठंड लगने लगी, पहाड़ में रहने वाले नेता और पहाड़ के लिए मांगा गया उत्तराखंड इतना बेगाना हो गया, गैरसैंण इतना बेगाना हो गया कि वहां पर नेताओं को ठंड लगने लगी। तो मूल निवास और भू कानून कैसे आएंगे ये बताइएगा। यहाँ पर जो आज मैं पहले इस रैली की बात कर देता हूँ, यहाँ पर जो इतनी बड़ा जनसैलाब जो सरकार को दिखा है, इससे ये तो साबित हो गया है कि अब जनता के अंदर एक आक्रोश, बहुत बड़ी मात्रा में आक्रोश पैदा हो चुका है। और युवा की अगर बात करें तो युवा को तो अपना अधिकार दिख रहा है, अपना भविष्य, क्योंकि ना आगे नौकरियां हैं, ना जमीनें बच रही हैं रोजगार के लिए। जो जमीनें होटल के लिए बनाई जा रही है, वहाँ यहाँ का युवा काम करने जा रहा है होटल के अंदर, जिसमें कि वो मालिक होना चाहिए था होटल का। तो मुझे लगता है कि भू कानून और मूल निवास जो है वो इतने अत्यंत आवश्यक हो गए कि अगर आदमी को अपना अस्तित्व नहीं बचेगा तो फिर रह करके क्या फायदा है उत्तराखंड में, जिसके लिए ये उत्तराखंड मांगा गया था। जहां तक रही आपकी विधायकों की बात, हाँ आज जो खबर आई है कि विधायकों ने माननीय विधानसभा स्पीकर के पास ये प्रस्ताव भेजा है कि गैरसैंण में सत्र नहीं होना चाहिए, उन्हें ठंड लग रही है। मुझे लगता है कि वो पहाड़ हित तो हो नहीं सकते वो विधायक, क्योंकि पहाड़ से आप आते हैं, उसके बाद आप देहरादून में रह रहे हैं और बोल रहे हैं कि पहाड़ में विधानसभा के लिए जाएंगे और बाहर ढकोसला करते हैं जनता के पास कि गैरसैंण में विधानसभा बननी चाहिए। मुझे लगता है जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम विधायक और सरकार कर रही है, और खाली जनता का जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है विधानसभा गैरसैंण में जाना आना और टूरिज्म का प्लेस, मतलब 2 दिन जाते हैं, 2 दिन बाद ठंड लग के वापस आते हैं। बहुत ही दुखद है प्रदेश। ठीक है, ये बहुत दुखद है। हमारे पास और भी लोग हैं, पर यहाँ पर यूकेडी के भी लोग आए हुए हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा मुद्दा है, इसको लेकर तमाम दल जो है एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं। बस सवाल वहीं खड़ा हुआ है कि जो मंच पे आना राजनीतिक दलों के लिए, और जो सत्ताधारी जो लोग हैं, ये सत्ताधारी लोग कितना इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। सत्र को लेकर आपने जिस तरीके से देखा, सत्र को लेकर भी बात हुई, मूल निवास भू कानून को लेकर बात हुई। कितना आगे जाएगा, अभी कोटद्वार से पहले टिहरी, उससे पहले हल्द्वानी, उससे पहले अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जगहों में है, और आगे क्या होगा और कब सरकारें सुनेंगी। आप भी सर यही कोटद्वार से हैं? मैं भाबर से हूँ। हाँ, कोटद्वार। सर क्यों जरूरी, मैं सबसे ही प्रश्न कर रहा हूँ। टिहरी में गया तो लोगों ने अपने मत रखे हैं, इसलिए जरूरी है। कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों के लिए, लैंसडाउन, उसके ऊपर मैं पौड़ी की बात करूं या और अगर बात करूं, इस क्षेत्र के लिए क्यों जरूरी है भू कानून मूल निवास? इसलिए जी कि बाहरी लोग आएंगे, हम अल्पमत में रह जाएंगे। पहले भी औरंगजेब के टाइम में हम अल्पमत में रहे थे पहाड़ों में। क्या बाहरी लोग आए तो आए हमारे हिंदुस्तान से, लेकिन यहाँ बस गए और कमजोर जो लोग थे, कम संख्या में लोग थे, उनको दबाया गया। अभी भी वही प्रक्रिया सरकार अपना रही है। यहाँ जो है बाहर के लोग आ रहे हैं और हमारी जमीन को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और जिससे कि हम अल्पमत में रह जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे भविष्य में क्या करेंगे महाराज। और ना हमारे लिए नौकरी है, ना फौज में है। अब उन्होंने 4 साल की फौज भी कर दी, वो भी बेरोजगार हो गए। एक ना हवाला दिया जाता है जब हम लोगों से बात करते हैं, जी जी, कहते हैं कि भू कानून लाने की जरूरत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से जमीनें बेचते हैं, पहाड़ के लोग। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये सबसे बड़ा बहाना होता है, और सबसे अगर हम प्रश्न करते हैं सत्ताधारियों से तो उनका कहना होता है कि ये जमीनें बेची किसने, आखिर कोई जबरदस्ती छीन के नहीं ले गया। इसमें तर्क जो है कितना सही आप पाते हैं, इसे क्या लगता है? मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रलोभन दिया जाता है उन लोगों को जिनकी जमीन खरीदी जाती है कि आपके बच्चे बाहर पढ़ेंगे, वो अच्छे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अरे बेच लो, ये तो तुम्हारी रद्दी की टोकरी वाली बात है। तुम खेती तो करते नहीं हो, और जब खेती नहीं करते
तो बेच डालो। वो लालच में आके या गुमराह हो जाता है और जिसके कारण से वो अपनी जमीन को बेच देता है। और उस वैसे में मान्यवर बुरा न माने, हमारी सरकार में भी जो लोग होंगे नेता लोग, वो भी अपने पैसों को मतलब सफेद करने के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त करवा देते हैं अपने एजेंट पर्वतीय क्षेत्र में भेज करके। भाबर में इतना पब्लिक का घनत्व तो बढ़ गया है कि ये कल के दिन एक भूकंप आ गया ना तो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भूखंड इतनी स्थिति खराब हो गई। आपका नाम मैं जानना चाहूंगा। मेरा नाम है प्रेम सिंह बिंदवाल। प्रेम सिंह जी, ये आपने जो पॉइंट बोला है शायद बड़ा जरूरी है और कोई व्यक्ति इसमें सोच नहीं रहा है। हाई रिस्क जोन में ये प्रदेश आता है, जो घनत्व है पूरे पॉपुलेशन का, अगर से आप एक बहुत अच्छा लॉजिकल पॉइंट आपने कहा है कि इतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ चुकी है पॉपुलेशन की कि अगर इस तरीके की कोई भी हादसा होता है तो बड़ा एक विनाश हो सकता है। ये कोई सोच नहीं रहा है। एमडीडीए तो जरूर बना, या उसके अलावा कई ऐसी अथॉरिटीज बनी है जो उस पर निगरानी कर रही है। क्या लगता है वो निगरानी कर रही है या पर्दे के पीछे खेल के? सिर्फ कागजी कार्रवाई है और सरकार का समय बर्बाद करना और धन का भी मतलब सदुपयोग नहीं होता। इससे मतलब अनावश्यक खर्च हो रहा है। सही तरह से पॉइंट पे जाए तो सरकार भी माने। सरकार भी मानने को राजी नहीं है। भाई सरकार को तो माननी चाहिए वो कानून। मूल निवास है, बाहरी लोग जो है यहाँ आकर के मूल निवास बना रखे। 1950 को हम मानते हैं कि 1950 को माना जाए और मूल निवास उन्हीं बच्चों को दिया जाए जो यहाँ के बासिंगान हो, अन्यथा किसी को न दिया जाए मूल निवास। हम तो बेरोजगार और बेदखल हो जाएंगे। हम 1500 ईस्वी में, सन 1500 में ही बेकार हो गए थे जिस समय के औरंगजेब ने अत्याचार किए और यहाँ बाहर के पब्लिक यहाँ घुसी पर्वतीय क्षेत्र में और उन्होंने जो कम लोग थे, कम ताकतवर थे, उनको दबाया, अपना वर्चस्व कायम कर दिया। आज दिन तक वो वर्चस्व हुआ। 700 साल से ऊपर का इतिहास यहाँ का नहीं है पर्वतीय क्षेत्र में। आज जो मोदी जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अयोध्या में प्रमाण पेश कर दिया है कि हाँ संस्कृति क्या होती है, किसको बोलते हैं संस्कृति। तो यहाँ पर भी होगा वो क्या? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ है। राम मंदिर आ गया, होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। भू कानून भी और मूल निवास भी यहाँ लागू होना चाहिए, अन्यथा हम अल्पसंख्यक रह जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कहाँ जगह हिंदुस्तान में? कहीं हिंदुस्तान में हमारे लिए जगह नहीं मिलेगी। हमारे नेता जो हैं वो ऐसो आराम से सोच रहे हैं हमने उत्तराखंड बनाया इसलिए थोड़ी बनाया कि तुम हमें बर्बाद करके छोड़ो। हैं हम मैं भी उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ लेकिन पेंशन नहीं हुई। 2008 से लड़ रहा हूँ लेकिन अभी तक ऐसा ही है। ये क्या करेंगे? ये आश्वासन दे देते हैं, ये आश्वासन देने के बाद काम कुछ नहीं करते। बस जो सेंट्रल से होगा कानून वही यहाँ लागू होता है, वरना नहीं होता है। मैं सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि सभी समस्याओं का समाधान करे और यहाँ के लोगों को बचाए। बिल्कुल समाधान की और बात कर रहे हैं। पीछे और भी लोग यहाँ पर हैं। अब तो संख्या कम होने लगी है। अंतिम पड़ाव पे जैसे मैं बात कह रहा हूँ कि अंतिम क्षणों में ये जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। देहरादून से भी रुख किया है लोगों ने, रुड़की और आसपास के क्षेत्रों से। अच्छा सेमवाल जी थोड़ा सा अभी इधर आ जाइएगा। अजय कप्रमाण जी अभी तो आपसे ही शुरुआत करूंगा सबसे। तो सर ये यूकेडी में वापस आ गए, अब ये आपकी वाली यूकेडी है, पहले तो ये पूछूंगा। जितने लोग यूकेडी से गए हैं इन्हीं कारणों से, इन्हीं दुख दर्द से, उनके दुख दर्दों का निवारण होगा और हम सब लोग यूकेडी में वापस आएंगे ससम्मान। जिसमें कई अभी आए नहीं है और कुछ लोग आने वाले, मैं उनके लिए कह रहा हूँ तो आएंगे हम सब लोग, क्योंकि देखो सबका धर्म जो है उत्तराखंड की जनता का हित है। सर मैं एक बात पूछूंगा आपसे, उम्मीद ये थी यूकेडी से कि वो भू कानून मूल निवास की लड़ाई को लड़ेंगे, पर यहाँ पर दूसरी लड़ाई पार्टी में आ गई। वो ये लड़ते रहे, कोई पद के लिए लड़ता रहा, कोई अध्यक्ष पद के लिए लड़ता रहा। सवाल ये है मूल मुद्दों पर तो किसी ने बात की नहीं, ये सबसे बड़ा विडंबना रही। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो हमने वृद्ध आत्माओं से कहा है आप उधर विराजमान होइए, आपका उधर सम्मान होगा। अब हम नए लोगों को नए सिरे से, नया युवा को, नए उत्साह को, नए नेतृत्व को काम करने का अवसर दीजिए और लगभग उन्होंने अंतर्गत स्वीकार कर लिया है और एक नया युग यूकेडी में आ रहा है। अच्छा मूल निवास भू कानून को लेकर आपका क्या कहना है? यूसीसी आ गया, लोगों ने बड़ी खुशी मनाई जिन्हें पता नहीं था। क्या लगा आपको मूल निवास भू कानून? देखो यूसीसी के तो जो मुख्यमंत्री जी
भागवत जो किताब की तरह ऐसे ले जा रहे थे, उनको भी नहीं मालूम है। 250-300 पेज का एक भी विधायक को पूछ लो कि यूसीसी क्या है, उनको पता नहीं है। और सही हमने भी नहीं पढ़ा अभी पूरा, ठीक है ना। हम यूसीसी हो, कानून कोई हो, हमारा मूल निवास जो भू कानून है, धारा 371 ये सर्वोपरि है, कोई यूसीसी नहीं चलेगा। बस हम नहीं जानते यूसीसी क्या है, हम जानते नहीं है, हम तो अज्ञानी लोग हैं। यूसीसी कुछ नहीं जानते। किस तरीके से अब ये आगे आंदोलन जो है किस तरीके से होगा, ये आगे क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि लगातार रैलियां हो रही है, महारैलियां देखो हो रही है। अभी बहुत जल्दी पार्लियामेंट का चुनाव होगा और मैंने सबसे अनुरोध कर दिया कि भाई बीजेपी तो करना नहीं चाह रही, वो तो कत्ल कर रही है। कांग्रेस जो है डर के मारे ईडी से डरी है, कि सीबीआई से डरी है, कि गूंगी है, कि बहरी है। एक भी नेता ने विधानसभा में नहीं बोला कि भाई मूल निवास पे, भू कानून पे क्या होगा। इसका मतलब यूकेडी के लिए पूरा रास्ता खुला है और उसके जो और भी इससे क्षेत्रीय पार्टी, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। पर यूकेडी उस रास्ते पे चलेगी या अभी लड़ाई खत्म हो गया? लड़ाई का पूरा लड़ाई कहीं है ही नहीं, अब आगे बढ़ने की बात है। तो मतलब ये मान सकते हैं कि अब आप भी यूकेडी में आ चुके हैं? क्योंकि मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वो यूकेडी जो बनी है वो कितनी यूकेडियां बनी थी? यूकेडी में थे, हम सब यूकेडी में थे। कहीं अल्प विराम था, कहीं पूर्ण विराम था, इन्वर्टेड कॉमा थे, वो सब टूट रहे हैं, सब एक जगह हो रहे हैं। पूर्ण विराम लगेगा लास्ट में। अच्छा, तो राष्ट्रवादी भी क्या उत्तराखंड क्रांतिकाल में आने वाली है? भाई देखो, कोर्ट तो ठीक है, मगर आत्माएं तो एक ही है ना। ठीक है, वो आत्माओं के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष, आत्माओं का एकीकरण हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। कपड़े यूकेडी का नाम चेंज करके आरआरपी रखा जाए तो ये देखिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि यूकेडी कुछ नहीं कर रही है। जैसे आम आदमी पार्टी आई थी यहाँ पे, तो आम आदमी पार्टी को लोगों ने जब बहुत वो करा, उनको नहीं पता आम आदमी पार्टी क्या है, ठीक है ना। यूकेडी के हर आदमी, यूकेडी में 500 आदमी है तो 500 ही रहेंगे। आरआरपी में 500 से 5000 हो सकते हैं, क्योंकि आरआरपी एक अलग नाम है। तो ये मुद्दे से भटक जाएगा, जिस राजनीतिक मामला है। हाँ, अभी 2 महीने के बहुत हमारे तेज यूकेडी नेता रहे हैं बॉडी में, और वो अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, तो नहीं कोई आप सिम्बाल जी, हम पहले ही बोले थे, शुरुआत इसी से करूंगा क्योंकि इशारा करते हुए कई चीजें होने वाली हैं या ऐसे होने वाला है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं ना महेंद्र भट्ट, वो भी कभी यूकेडी में थे। अपनी खे जानी तो क्या कंत, क्यों कितने लोग हैं जो मुख्यमंत्री हैं आज, पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी कभी यूकेडियन थे। तो जब इन लोगों के बस का ही नहीं रहा खाना, तभी तो अभी ये भाई साहब जो हैं कुछ दिन पहले कुर्सी के झगड़े में खुद अलग हो गए। इनका खुद ही पता नहीं चलता कि कब यूकेडी में, कब भाजपा में चले जाएं, कब कांग्रेस में चले जाएं। ये उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है और उत्तराखंड ने यूकेडी को पूरी तरीके से नकार दिया है। इसलिए ये मैं इसलिए कहता हूँ कि भाजपा कांग्रेस के बाद अगर तीसरे नंबर पे किसी को वोट पड़ता है तो वो नोटा को पड़ता है। हाँ, मैं ये करूँगा, ये तीसरी पार्टी नोटा। ठीक है, मैंने एक सवाल कर लिया, भू कानून मूल निवास, बहुत प्रश्न कर लिए मैंने। तो वैसे मैं इसलिए भी इस चीज को इससे बोल रहा था आपको, किस तरीके से होगा। आप तो पत्रकार रहे हैं, स्टडी भी की है आपने काफी लंबे समय से, 20 साल। क्या मानते हैं कैसे होगा ये महारैली? इसका रास्ता हो सकती है, क्या रास्ता होगा इसका? देखिए, पूरा आंदोलनों का इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए। आंदोलनों से कभी कोई सत्ता में नहीं आता। आंदोलन करके आप किसी सत्ता को पलट सकते हो, एक बार को जन आंदोलन करके जो सत्ता है उसको आप पलट सकते हो। लेकिन ऐसा एक भी केस स्टडी पूरे भारत के इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, पूरे विश्व के इतिहास में उठा के देख लीजिए, विश्व के इतिहास में आंदोलन से कभी किसी ने कोई सत्ता हासिल नहीं की, कभी खुद। तो इस बात को समझना पड़ेगा, जो भी दल, ये क्षेत्रीय दल है जो दूसरे के तेल में अपने पकोड़े तलने की सोच रहे हैं कि कोई जन आंदोलन हो रहा है तो चलो हम भी अपना झंडा लहरा देंगे, उससे सत्ता में आ जाएंगे, तो ये इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। आंदोलन एक अलग चीज है, राजनीति बिल्कुल अलग चीज है। कैसे होगा ये? जब तक जनता के साथ हम लोग संगठन नहीं बनाएंगे। आजकल हमारे जो लोग हैं, जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, आज वो उत्तरकाशी में, कल पौड़ी में थे, वो संगठन बनाने में लगे हुए। तो जब तक आप धरातल पे कोई पार्टी संगठन नहीं बनाएगी तब तक वो सत्ता में नहीं आ सकती। वोट आपका काडर आपको करेगा, और जब तक काडर नहीं होगा तब तक वोट। मेरा सवाल इतना है, संगठन छोड़ के कैसे रास्ता निकलेगा? वो गंगा कहाँ से निकलेगी जो इस गंगा मूल निवास और भू कानून तक पहुँच जाए? मैं सिर्फ इतना सा सवाल है। उत्तराखंड को जो चाहने वाले लोग हैं, जो उत्तराखंड के हितों को सोच रखने वाले लोग हैं, जब तक हम इनको संगठित नहीं करेंगे। अब आज देख लो, एक कोटद्वार में इतने लोग आ रहे,
अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के झंडों के तले आए, अभी अपने अलग अलग अपने घर चले जाएंगे। जब तक इस सोच को रखने वाले जो स्वतंत्र रूप से लोग हैं उनको आप यूनाइट नहीं करोगे, उनको एक पॉलिटिकल पावर के नीचे यूनाइट नहीं करोगे, तब तक कोई भी राजनीतिक बदलाव नहीं आने वाला। सत्ता में जो दल है भाजपा है, उसको भी ये मालूम है कि कोई यूकेडी के झंडे तले आ रखा है, कोई राष्ट्रवादी पार्टी के झंडे तले है, कोई कांग्रेस वाले भी हैं, कोई दूसरी पार्टी वाले भी हैं, तो सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। ये कंटिन्यूशन कैसे रहेगा? वो राजनीतिक संगठन कौन सा होगा जो इस आंदोलन को राजनीतिक रूप से संगठित करे और लोगों को राजनीतिक काडर के रूप में बदले? जब तक ये नहीं होगा तब तक इस आंदोलन का कोई हल नहीं निकलने वाला। इसलिए राजनीतिक रूप से संगठित होना पड़ेगा एक राजनीतिक झंडे के तले, तभी जाकर के ये आंदोलन, क्योंकि ये राजनीतिक मांग है, ये वो मांगे हैं जो विधानसभा के अंदर जाके हल होंगे। और जब तक कोई विधानसभा के अंदर नहीं जाएगा, कानून बनाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, हाथ नहीं लड़ाएगा, तब तक जो इसका हल नहीं निकलने वाला। हाँ, मैं ये हल की बात कर रहा था, तो एक सीधे तौर पे हल है कि पॉलिटिकली ही ये मामला हल होने वाला है। रैली जरूर हो सकती है चेतनाओं को जगाने के लिए, पर अंतिम पड़ाव विधानसभा के अंदर होना है, ये आपने कहा। सुलोचना मैडम भी है। मैडम, सीधे सवाल है बहुत कम शब्दों में, क्या कहेंगे? क्योंकि मैं बहुत लोगों से पूछ चुका हूँ ये भू कानून, मूल निवास और ये सारी चीजें, क्या कहेंगे इस पर? आज हम लोग देखो लगातार आंदोलन चली रहे हैं हर क्षेत्र में, तो हम लोग जो चीज 22 साल 23 साल जिस प्रत्येक से राज्य लेने के लिए सोचा था, उसी उद्देश्य से, लेकिन उसी उद्देश्य के लिए हम लोग भटक रहे हैं। 23 साल से भीख ही मांग रहे हैं। तो जनता, कहीं ना कहीं जनता की भी कमजोरी है, और सत्ताधारी जो पार्टियां हैं उनको तो जरूरत ही नहीं थी ना इसकी, वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो। तो जनता की कमजोरी है, नहीं तो अभी तक भीख मांगने की हमें जरूरत ही नहीं थी। जनता ने क्या किया कि घर बनाया, अपने आप बाहर निकल के सत्ता किसी और को सौंप दी, इसलिए हमें भीख मांगना हो रखा है। यदि हमारे बच्चों का मूल निवास हमसे छीना गया, तो ये मूल निवास हमारे बच्चों के हमेशा के लिए, बच्चों को अपंग बनाने की स्थिति में है। अस्थायी निवास बना के इन्होंने अब बाहर वालों को नौकरी दे रहे हैं और अपने लोगों की नौकरी, हमारे लोगों के रोजगार पे डाका डाल रहे हैं। देखो, सरकार हमारी, नौकरियां इनकी, जल जंगल जमीन हमारे, सब कुछ उसमें रिजॉर्ट होटल इनके, सब कुछ उत्तराखंड को मिला क्या है? उत्तराखंड किसी भी स्थिति में बहुत बुरी कंडीशन में। तो हमारी आज पूरी मातृशक्ति, आज हमारे यहाँ पे महानगर की, हमारा राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की महानगर अध्यक्ष भी है नीलम मलासी जी, पूरे नेतृत्व के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं और अपने इस हकों की लड़ाई के लिए आ रहे हैं। सुंदरलाल जी, क्या कहेंगे? वैसे तो आपसे तो मैं जरूर इसलिए प्रश्न करूंगा, विपक्ष की भूमिका में रहने वाले और अहम पदों पर अब तो विराजमान होने लगे हैं आप, विधायक नमस्कार, चुप्पी क्यों साधे रहते हैं कांग्रेस? मूल निवास भू कानून को लेकर एक विधायक का नाम बताइए जिन्होंने बोला हो। मूल निवास और भू कानून के लिए विधायक नहीं, हमारे विधायक बोलते रहे। एक विधायक नाम अभी राजेंद्र भंडारी जी ने मुद्दा उठाया था, मूल निवास भू कानून का, बिल्कुल उठाया था। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, अच्छा मैं आपसे गणेश गोयल जी, पूर्व विधायक में गणेश गोयल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे CWC मेंबर है, पूर्व विधायक है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। अगर वो आदमी, जिनकी एक अच्छी पैठ हमारे आज कांग्रेस के अंदर है, वो आदमी इस मुद्दे को उठाते रहते हैं और उनके लिए एक मुद्दा नहीं है, उसके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप इसको हम नकार नहीं सकते हैं कि कांग्रेस के लोग इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं। विधानसभा में कई बार बाइकआउट भी इस मुद्दे के लिए हुआ है और कई बार। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगा सुंदरलाल जी, जब रैली हुई तो महेंद्र भट्ट जी ने एक बयान दिया जिसमें माओवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आप ही के राजेंद्र भंडारी जी ने ये कहा कि मुझे वो बयान नहीं पता जो सोशल मीडिया और टीवी में छाया रहा। ये बड़ा अजीब सा, क्योंकि इंटरव्यू मैंने लिया था उनका और आपने ये कहा कि ये हास्यास्पद लगता है मुझे। नहीं, ऐसा है, उस मुद्दे पे राजेंद्र भंडारी जी का अपना व्यक्तिगत कुछ हो सकता है कि उन्होंने क्यों वो बात कही। हालांकि वो मुद्दा हमने खुद शेयर किया हुआ था, जैसे हमें पता पड़ा, और हमने उसके पोस्टर भी, अगर आप कभी मेरे सोशल मीडिया चेक कर लो तो पोस्टर भी हमने बना के उसमें डाले थे। हमारे साथ प्रेम बाउखंडी भाई भी है, जो कांग्रेस के हमें घोषणा पत्र वगैरह लिखते रहते हैं। प्रेम बाउखंडी ने भी उस मुद्दे को काफी, हमने उसको चलाया था। रही बात विधानसभा में, विधानसभा के अंदर जो मुद्दे होते हैं, हो सकता है विधानसभा के बाहर जाके वो मुद्दे कहीं ना कहीं वो गायब हो जाते होंगे, ये हो सकता है, उनका अपना व्यक्तिगत कुछ हो सकता है। बाकी ये है कि हमारे जो नेता है वो मूल निवास को और भू कानून को ये बात उठाते रहते हैं। चलो सुंदर जी, मैं अब एक आखिरी प्रश्न करूंगा आपसे। ठीक है, आपने ये सारी चीजें कह दी, तो हो सकता है कि आप पार्टी की बिल्कुल करेंगे। पहले बताइए, गैरसैंण में आपके कितने विधायक हैं जिन्हें ठंड लगने लगी है? ऐसे कितने विधायक हैं आपके? हमारे कोई विधायक ऐसा नहीं है जिसको ठंड लगने लगी हो। अच्छा, मैं ये बात आपको बता दूं, विधायक कांग्रेस के भी थे, भाजपा के भी थे। कल जब ये बात हो रही थी और ये कहने लगे कि हमें
तो साहब वहाँ ठंड लग रही है और हम वहाँ ये बीजेपी के विधायकों ने ये बात कही थी, ठीक है। लेकिन अब जब सरकार उनकी चल रही ना, हमारे कितने विधायक हैं? अगर देखा जाए तो 70 में से हमारे पास 18-19 विधायक हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, तो वो बेचारे क्या करेंगे उसमें? वहाँ तो हो उन्हें ठंड नहीं लगी? नहीं, वो आराम से वो जाने के लिए तैयार है। गैरसैंण को तुम आज ही राजधानी घोषित कर दो और स्थायी राजधानी घोषित कर दो, ये देहरादून जैसा मत बनाओ, तो वहाँ वो सब तैयार है जाने के लिए। अच्छा, मैं इसलिए भी पीड़ा मुझे इसलिए हुई कि विधानसभा के नाम से ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई, उसके बाद विधानसभा सत्र की बात होती रही, पर अचानक अब वैसे तो गर्मी होने लगी है पहाड़ों में। मैं जब पहाड़ में हम भ्रमण कर रहे हैं तो जगह जगह जाके गर्मी लग रही है। पर ये विधायकों नेताओं को गर्मी क्यों लगती है भैया? विपक्ष के नेता भी चुप्पी साध लेते जब उनसे कुछ बोलते हैं, ये बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेता चुप्पी साध ले। इस पे कुछ हुआ, प्रोटेस्ट हुआ था क्या विधानसभा सत्र? ओहो, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा है कि प्रोटेस्ट तो जो माओवादी बोला उसके ऊपर हुआ था, लेकिन मीडिया कहीं दिखा नहीं रहा था उस चीज को। अच्छा, कल भी पुतले जले हैं, ठीक है। वो तो आपकी बैंक सीज करने के ऊपर मुझे जहाँ तक पता ऐसा है, देखो बीजेपी जो एक तरफा जो राजनीति कर रही है, विपक्ष को जो उन्होंने पूरा खत्म करने की कोशिश क्या कर दी, पूरा ही खत्म कर दिया है उन्होंने। हमारे बैंक जो, पर आपके नेता क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? हमारे नेता तो देखो, कमलनाथ भी मुझे लगता है कि कभी भी शामिल हो सकते हैं। वो आज शामिल हो रहे हैं अपने बेटे के साथ। तो फिर ये तो बड़ी हास्य बात है। अगर जा रहे हैं वो देखो, आज जो मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इतना दुरुपयोग कर दिया है, उनको दिखा के आज अगर ऐसा तो है ही नहीं कि अब वो वहाँ जाके बीजेपी में जाके आराम से उनके ऊपर कुछ नहीं है। वो सोच रहे कि क्यों कलेश मोल ले हम, क्योंकि आदमी क्या है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा तभी तो जाके वहाँ पहुँच गए। ब्लैक आपकी पार्टी में थे तब तक गड़बड़ नहीं था? हमारी पार्टी में गड़बड़ रही होगी। हाँ, गड़बड़ तभी चले गए ना। तब चले गए, मतलब गड़बड़ कर रहे थे। अब बीजेपी में जाने के बाद वो पाक साहब हो गए, अब उनका कुछ नहीं होगा। विजय बहुगुणा जी कहे ना, वैसे ये बात कमाल की है, कांग्रेस का नेता जब शामिल हो जाता है तो वो कांग्रेस को भी लगने लगता है कि वो कर रहा था, गड़बड़ियां कर रहा था, पर जब तक कांग्रेस में रहता है वो दूध पाक साफ रहता है। तो खैर, कांग्रेस की अपनी, हमारे सुंदियाल जी, हम बहुत साथ रहे हैं बहुत समय से, मैं जानता हूं उन्हें और अच्छे से जानता हूं, और अब पार्टी लाइन में चल रहे हैं तो अमूमन कुछ चीजें ऐसी भी बोलनी पड़ती है जो सच्चाई से विपरीत नजर आती है। सुंदियाल जी, नहीं ऐसा नहीं, हमें सच बोलना चाहिए। ठीक है, हमें सच बोलना। बहुत धन्यवाद गुसाई साहब। आप तो मुझे इसलिए भी पूछ रहा हूँ आपसे, गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है? सर, जनता के लिए तो गर्म हो रहा माहौल, और नेताओं को ठंड लग रही है। नेताओं को थोड़ा ठंडा। तो पहाड़ से आ रहे हैं, कैसा लगा आपको? वहाँ तो मौसम ऐसे ही है, नॉर्मल ही है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी है, पर जिस हिसाब से मैं सुनाई दे रहा है कि नेताओं को गैरसैंण में ठंड लग रही थी, तो ये भी एक अपने आप में एक वो बात है, विचित्र बात है। उत्तराखंड के नेताओं को उत्तराखंड में ठंड लग रही है। ठीक है, अब ये ज्यादा मुद्दा मूल निवास, भू कानून और गैरसैंण की बातें तो होंगी, बस सवाल वही है कि आखिर नेताओं को ठंड लगने लगी, पहाड़ के नेताओं को भी ठंड लगने लगी है। अब मूल निवास, भू कानून क्या देंगे? एक व्यक्ति से मैं जरूर मिलाऊंगा जो जैसे लंबा आंदोलन करा, ठंड में भी बैठे रहे आंदोलन में। ब्रह्मानंद बलोदी जी, थोड़ा सा आप इधर आइएगा। मैं इन्हें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस उम्र में भी ठंड में, गर्मी में आंदोलन करते हैं खुले आसमान के नीचे। बलोदी साहब, आपके लिए ठंड नहीं है क्या? आपके लिए गर्मी नहीं है क्या? आपके लिए नाले के ऊपर बैठकर आंदोलन करना में आपको मजा आता है क्या? मजा नहीं, ये हमारी अपनी पीड़ा है गुड़िया जी। और अब उसके लिए हमने क्या देखना, जब जगह स्थान जो आंदोलन स्थल जहाँ था, वो आंदोलन स्थल को सरकार ने उसको हटा करके जो है शमशान घाट, जहाँ शमशान घाट था, कब्रिस्तान था, वहाँ बना के दे दिया, ताकि हमारे उत्तराखंड के लोग अपनी आवाज को जो है न रख सके जनता के सामने। तो इसलिए जो है जहाँ हमको जगह मिल जाती है, चाहे नाला मिले, शमशान घाट मिले या कहीं कोई स्थल भी मिले, हम वहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य है, अब आप कह रहे हैं कि लंबा आंदोलन आप करते हैं, तो लंबा आंदोलन तो जब हमारा हम बचपन से हम सुना करते थे कि देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो वही हम आज देख रहे हैं कि हमने भी उत्तराखंड राज्य की मांग करी थी और उत्तराखंड राज्य हमको मिला, लेकिन मिला क्या, हमारा बहुत कुछ छिन गया। आज उत्तराखंड की जो हालत हो गई है, बेकदरी उत्तराखंड में हो गई है जनता की, कि यहाँ कुछ नहीं रह गया, ना
यहाँ हमारा जल, जिसके लिए राज्य बना था, जल, जंगल, जमीन, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमारे राज्य मांगा था, लेकिन ना तो आज हमारे पास जल है अपना, ना जंगल है, ना अपनी जमीन भी आज हम मूल निवास भू कानून के लिए मांग कर रहे हैं। और धामी जी अपना एक पोस्टर उन्होंने वो कर रखा है, वो पोस्टर में वो दिखा रहे हैं कि वो तो संविधान की किताब को दिखा रहे हैं कि हमने एक संविधान बना करके उत्तराखंड में एक कानून लागू किया है। तो हम तो कह रहे हैं कि वो कानून उत्तराखंड की देवभूमि है, उसमें ये कानून की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड को जरूरत है मूल निवास, उत्तराखंड को जरूरत है भू कानून की, उत्तराखंड को जरूरत है उस अंकिता भंडारी की जिसके आपके नेताओं ने निर्गम हत्या करके नहर में फेंक दिया था। दुर्भाग्य उत्तराखंड का कि एक जो हत्यारा है वो हत्यारा कह रहा है कि हाँ मैंने उनको मारा और मैंने मार करके गंगा जी में नहर में फेंक दिया, तो उसको फांसी क्यों नहीं लग रही? हम तो कह रहे हैं क्या अंकिता भंडारी अपनी बेटी की लड़ाई अकेले लड़ेगी? कल को अगर हमारी बेटी या किसी की बेटी या बहन के साथ ऐसा अत्याचार होगा तो इसका मतलब वो भी अपने अकेले लड़ेगी। तो हमको तो ये सब तो उत्तराखंड की जनता को सोचना होगा कि जब तक हम एक दूसरे की पीड़ा को नहीं समझेंगे, उत्तराखंड के जो मुद्दे हमारे जन मुद्दे हैं उसको मिल करके नहीं लड़ेंगे, तब तक हम अपनी उत्तराखंड के अस्तित्व को नहीं बचा सकते हैं। रही बात कि धामी, तो मैं तो आपके माध्यम से धामी जी को कहना चाहता हूँ कि धामी जी देखो, आपका नाम धाकर धामी, आपका जो नाम है वो धाकर धामी है, आपके नेताओं ने रखा है, लेकिन आप जनता को दिखाओ कि आप धाकड़ हैं। अगर आप धाकड़ हैं तो आपकी सरकार ने कहा था कि हम 100 दिन के अंतर्गत में हमारी सरकार आएगी तो हम लोकायुक्त बुलाएंगे। उत्तराखंड में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट घसोट हो रहा है उस प्रकार से आपने तो लोकायुक्त को ले आना था। आज आपका दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया, अभी तक दोबारा तीसरा कार्यकाल हो गया, अभी तक दोबारा लोकायुक्त लागू नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड को जागना चाहिए, उत्तराखंड को कह रहे हैं जागो, जागना आपको पड़ेगा, वरना यहाँ उत्तराखंड को छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। उत्तराखंड को छोड़कर जाना पड़ेगा। सवाल बहुत सारे हैं और अभी अगली महारैली कब होगी वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, पर अभी एक अपडेट आपको और देनी है जो अंकिता भंडारी केस से आएगी। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी चीजें कुछ अपडेट हुई हैं और केस में क्या बदलाव हुए हैं और क्या पीड़ा जो मुजरिम है उन्होंने बताई है अपनी कोटद्वार कोर्ट को लेकर, वो भी चीजें अभी खुलेंगी। पूरी अपडेट आप देखिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।